अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। गुज़िश्ता रोज़ से लेके आज और इस वक्त तक बस यही इंतज़ार रहा कि मौजूदा हुकूमत जो कि ये कहती आई और दावेदार थी कि उनके पास नंबर पूरे हैं और मुमकिना आइनी तरमीम जो कि पाकिस्तान के अवाम के वसी तर मफाद के लिए लाई जा रही है उसको फौरी तौर पर पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि इस आइनी तरमीम को नहीं, यानी ये बिल पेश नहीं किया गया, ना ही कौमी असम्बली में ना ही सेनेट में, और फिर आज सुबह के लिए कहा गया कि काबीना का एक खुसूसी इजलास होगा और कौमी असम्बली के इजलास को सुबह 11 बजे बुलाया गया। और फिर हमने देखा कि वो आगे होते होते तक अब तक ताहाल शुरू नहीं हो सका। गुज़िश्ता रात बड़ी अहम मुलाकातें हुई। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि पाकिस्तान की सियासत में हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए ही इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि मुमकिना आइनी तरमीम के लिए जो वोट्स दरकार हैं मौजूदा हुकूमत को, उसमें मौलाना फजलुर रहमान की जमात के वोट शामिल करना इंतहाई ज़रूरी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से कहा जा रहा कि उन्होंने भी कुछ शराइत ज़ाहिर रखी हैं। मुसव्वदे का भी कहा, डिमांड किया कि अब तक उनके पास मुसव्वदा नहीं आया। बहरहाल आज मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। गुज़िश्ता रात न सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात हुई, बल्कि तहरीक इंसाफ का वफ्द भी मौलाना फजलुर रहमान से उनके घर मिलने के लिए गया। और आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी पार्टी का भी इजलास अपने ही घर तलब किया था और उसके बाद हमने देखा कि फिर एक और मुलाकात का सिलसिला हुआ। इसी तरह से इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से भी सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब वो भी मिलते रहे, क्योंकि ऐसे में जब कोई आइनी तरमीम आ रही हो या कोई कानून साजी हो जिसमें मौजूदा हुकूमत को इत्तेहादियों के वोट की ज़रूरत पड़ती है, तो देखा यही जाता है कि इत्तेहादी जमातें उस वक्त अपनी भी बहुत सारे डिमांड्स भी रखती हैं और बहुत सारी शायद ऐसे मामलात हों कि जो कि वो इस वक्त दुरुस्त करना चाहती हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी, उनकी सेक्रेटरी जनरल की जानिब से उनकी पार्टी को भी ये मैसेज दिया गया था कि तमाम तर लोग इस्लामाबाद में मौजूद रहें, पार्लियामेंट के सेशंस में आएँ और जो भी कानून साजी होने को है उस पर जो पार्टी पॉलिसी है उसके मुताबिक वोट करेंगे। और अभी तक यही पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ज़ाहिर है जो इशारे दिए गए और जो मुलाकातें हुई उसमें वो मौजूदा हुकूमत के साथ है। अब मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि ये इंतहाई ज़रूरी है, जबकि तहरीक इंसाफ असद कैसर साहब हों, बैरिस्टर गौहर हों, वो उमर अयूब साहब हों, वो बार बार ये कह रहे हैं कि मौजूदा पार्लियामेंट को एक रबर स्टैम्प की तरह ट्रीट किया जा रहा है। हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं हैं। वो अपने कुछ मेंबरान का भी जिक्र कर रहे हैं जो वो कहते हैं कि उनसे राब्ते में नहीं, और उनको शायबा ये है कि उनको डरा कर धमका कर हुकूमत के हक़ में वोट डालने का कहा जा रहा है। बहरहाल देखते हैं जब असेंबली का इजलास शुरू होगा, क्योंकि इसमें जो वोटिंग की जाएगी, जब आइनी तरमीम पेश की जाएगी तो उसमें हाउस बाकायदा तौर पे जिस तरह से वोटिंग होती है कि जो हक़ में होंगे वो एक तरफ होंगे और जो इसके हक़ में नहीं वोट देंगे उनको कहा जाएगा कि वो असेंबली की दूसरी साइड के ऊपर चले जाएं और फिर उसके बाद फिर ये काउंट किया जाएगा। देखते हैं जब असेंबली का इजलास होता है या नहीं। लेकिन इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए कि जिस तरह से हुकूमत सब कुछ मख्फी रखे हुए है, मुकर्ररा वक्त पर इजलास नहीं कर सकी है, इसके पीछे क्या है और ये अमीम जो वो लाना चाहती है इसमें जल्दबाजी क्यों है और इतना ज़रूरी क्यों है। इन फोकस हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये जो आइनी तरमीम और तरमीम के हवाले से जो इससे कबल जो कुछ हुआ हमने देखा कि मुलाकातें भी हुई और जो मुकर्ररा वक्त था उस मुकर्ररा वक्त पर ना तो काबीना का इजलास हुआ, ना ही उस मुकर्ररा वक्त पर हाउस को स्टार्ट किया जा सका, यानी सेशन कन्वीन तो सुबह 11 बजे का कहा गया था, उसके बाद फिर 4 बजे कहा गया, फिर वो भी ना हो सका। और ये बिल्कुल आखिर में जो मुलाकातें हैं जिससे साफ जाहिर हुआ कि हुकूमत के पास वो नंबर्स भी पूरे नहीं, और फिर इत्तेहादी जमातों के साथ जिस किस्म की उनकी गुफ्तगू शुनीद और बार बार मुलाकातें हैं, इससे भी बहुत कुछ जाहिर हुआ। सो ये जो तरीक़ाकार है इस पर बात करने के लिए खुर्रम दस्तगीर साहब, आपसे ज़्यादा मौजू मैं और किसी को नहीं समझती थी, बिकॉज़ आप ज़रा तरीका जिसे कहते हैं ना कि एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ व्यू भी रखते हैं बतौर पार्लियामेंटेरियन। बार बार ये कहा गया कि आइनी तरमीम जो है वो वसी तर मफाद के लिए की जाती है, पब्लिक इंटरेस्ट में की जाती है, मुल्क के लिए की जाती है, लेकिन उसके लिए क्या ये लाजिम नहीं होता कि पहले जो होमवर्क होता है जिसमें आप कंसेंसस बिल्ड करते हैं वो हमें नज़र नहीं आया, और हमें मुस्तकिल ये लगा कि हुकूमत जो है वो जल्दी में है, बस चाहती है किसी भी तरह ये आइनी तरमीम पास करा दी जाए, नंबर्स हैं नहीं, बस हासिल कर लिए जाएं।
तो इससे क्या पार्लियामेंट की, पार्लियामेंटेरियंस की, उन अवाम की जिनको ये पार्लियामेंटेरियंस रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी बेतौकीरी नहीं होती? नहीं, मैं इससे इख्तलाफ करूंगा। बेतौकीरी नहीं है। कानून साजी का जो अमल है, अगर मैं आपके नाजरीन को समझा सकूं, वो प्रैक्टिकली अभी उसका पहला कदम भी नहीं लिया गया। पहला कदम ये होगा कि एक मुसवदा जो है वो वजारत कानून पेश करेगी काबीना के साथ, और काबीना अगर जब उसकी मंजूरी देगी तो फिर वो दोनों ऐवानों में पेश किया जाएगा, और उस पे ऐवान की राय ली जाती है कि क्या इसको कमेटी में भेजना है या उसको फौरन डिस्कशन करनी है। दोनों ऑप्शन कानून में मौजूद हैं, और आमतौर पर यह कहा जाता है कि अगर उजलत हो भी तब भी कमेटी की एक मीटिंग कर ली जाए, जो कायमा कमेटी है कानून और इंसाफ की, उनकी एक मीटिंग हो जाए। लेकिन ऑप्शन मौजूद है कि उसको बराह रास्त ऐवान में डिस्कशन के लिए लाया जाए और उस पर वोटिंग हो जाए। तो अभी तक ये सारी जो तैयारी है और ये सारे जो इश्यूज हैं, वो तो अभी मुसवदे की जो नोक पलक दुरुस्त करने के लिए हो रहे हैं। और इसमें जरूर है कि ये इस पे कहा जा सकता है कि जी इसको इतनी जल्दी क्या है करने की। इस पे डिस्कशन तो बहुत अरसे से जारी है, लेकिन पाकिस्तान में जो 8 फरवरी के इंतखाबात का नतीजा है, जिसमें एक ऐसी हुकूमत बनी है जिसके पास अगरचे पाकिस्तान के वोटरों की 69% की हमायत हासिल है उनको, लेकिन मुख्तलिफ जमातें हैं, उनकी सीटों की जो तादाद है वो कौमी असम्बली में फ़र्क है और सेनेट में फ़र्क है, और हमें दोनों जगह पे 2/3 अक्सरियत चाहिए। तो उसको हासिल करने के लिए ये पूरी कोशिश जारी है, और अंग्रेजी में उसके लिए एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज इजाद किया गया था जिसे कहते हैं ब्रिंकमैनशिप। कि आप बिल्कुल जो है वो आखिरी हद तक मामलात को लाती हैं मुख्तलिफ सियासी जमातें, और फिर उस पर जो है वो कोई ना कोई गुफ्तगू के जरिए कंसेंसस अचीव किया जाता है। तो इसकी जो संजीदगी से जिस प्रोसेस को हम सब देख रहे हैं, उस पर ज़ाहिर मीडिया भी बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन इसका असल आगाज उस वक्त होगा जब हमें ये मालूम होगा कि मुसवदा काबीना में आ गया। बसत इतराम सर, एक तो होती है कानून साजी, जिसके फिर जब इत्तेहादियों से वोट लेने के लिए बात होती है, उन जमातों के अंदर वो मुसवदा या जो मुमकिन कानून साजी हो उसे डिस्कस किया जाता है। वो जमातें अपने जो पूरी पार्लिमानी पार्टी हैं उनसे बात करती हैं, उनके अपने CEC के इजलास होते हैं, लेकिन यहाँ पर हर कुछ मख्फी रखा गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती रही हमें तो पता ही नहीं कि कौन सी कानून साजी है, जब हमारे साथ शेयर की जाएगी हम अपनी पार्टी में शेयर करेंगे, फिर बात होगी। और यहाँ हम सिंपल कानून साजी की तो बात ही नहीं कर रहे ना, यहाँ तो आईनी तरमीम की बात हो रही है। इसी तरह मौलाना साहब से गुफ्तशनीद होती रही, सदर मुमलिकत गए, वजीर आजम 2 मुलाकातें करके आ गए, रात गए बिलावल भुट्टो करके आ गए, और उनकी एक ही बात थी कि जी मुसवदा तो शेयर करें, यानी मुसवदा आएगा सामने तो फिर बात होगी। इसी तरह से फिर दीगर इत्तेहादी जमातें हैं, उनके भी एजाज में शाये हो गए, लेकिन किसी से भी आप बात कर लें वो कि हमें अभी पता नहीं है कि क्या कानून है। इतना मख्फी रखने की क्या जरूरत है ऐसे किसी भी आईनी तरमीम को? इससे फिर जी नहीं, मैं तो ये जो है फिर हुकूमत के ऊपर ये इल्जाम आयद होता है कि जो आईनी तरमीम है वो बदनीयती पर मबनी है। नहीं, ये बिल्कुल मैं इससे फिर बसद एहतराम इख्तलाफ करूंगा। हैरानी इस बात पर है, इख्तलाफ ही करते रहेंगे, लेकिन ये पहली हैरानी इस बात पर है कि अभी तक मुसवदा लीक नहीं हुआ, जो कि बड़े कम डिसिप्लिन इस किस्म का देखा जाता है सियासी जमातों में, जहाँ सब लोगों के मीडिया से राब्ते होते हैं, मुख्तलिफ लोगों से राब्ते होते हैं, कहीं ना कहीं से ये मामलात जो है ऐसे मुसवदे लीक हो जाते हैं। तो नहीं सर, अभी लीक हो नहीं सकते थे ना, आपने देखा नहीं हर मुलाकात के अंदर वफाकी वजीर दाखिला जरूर मौजूद थे। जी, तो इसलिए फिर गालिबन बेहतर हमें हिकमत अमली हुकूमत की देखने में आई है कि मुसवदा जो है वो लीक नहीं हुआ, और मैंने कहा मुसवदे की जो असल लीक होना या ना होना वो शेयर किया गया सारी जमातों के साथ, उस पर उनकी राय है, और वो सियासी जमातें ऐसे मौके पर फिर अपने दूसरे जो उनके एजेंडाज हैं उनको भी लेकर आते हैं। ये भी एक कोई अचंभे की बात नहीं है। सब सियासी जमातों पूरी दुनिया में कानून साजी के वक्त इस किस्म का
आपस में एक गिव एंड टेक होता है। लेकिन अब जिस स्टेज पर हम आ गए हैं, जिस पे इजलास बुला लिए गए हैं, तो हुकूमत के सामने यही चैलेंज है कि वो मुसवदे के ऊपर जल्द अज जल्द जो कंसेंसस है वो अचीव करके अब इस प्रोसेस को मुकम्मल कर लेना चाहिए। ओके। आज अता तारड़ साहब ने भी जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उनका ये कहना था कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं और ये अवाम के लिए किया जा रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है इसकी बड़ी ज़रूरत थी। जो जिस किस्म का जुडिशल पैकेज है और बहुत सारी चीज़ें जो सामने आई हैं, इससे ये गुमा होता है कि हुकूमत एक तरह से जुडिशरी पर भी अपना एक कंट्रोल चाहती है, जबकि रियासत के जो सारे सुतून हैं उसमें से जुडिशरी भी एक सुतून था। बट हैविंग एवरीथिंग टू बी नाउ डिसाइडेड बाय द एग्जीक्यूटिव और द गवर्नमेंट ऑफ द डे, आपको नहीं लगता कि इससे मामलात जुडिशरी के खराब ही होंगे? एक आपके नाज़रीन के सामने वाज़ेह कर दूं, जुडिशरी पर पार्लियामान का कंट्रोल था, है और रहेगा। और उस पर अगर पार्लियामान की जो मंशा है वो ये है कि उसमें बाज़ जगहों पर एग्जीक्यूटिव को अथॉरिटी दी जाए, बाज़ जगहों में पार्लियामान को अथॉरिटी दी जाए, क्योंकि पार्लियामान के पास अवाम का बराह रास्त दिया हुआ हक है इस रियासत के मामलात के डिटर्मिनेशन का कि ये किस ज़ाब्ते के तहत चले। ठीक। तो लिहाजा वो रहेगा। और अगर उसमें पार्लियामान ये फैसला करती है कि एग्जीक्यूटिव के कुछ उसमें ज्यादा अमल दखल होगा, अभी हुआ ये है जिसपे हमें सबको जरूर बात करनी चाहिए कि अगर ये तरमीम नहीं होती और हम उस स्टेटस को पर भी रहते हैं जिस पर हम आज हम मौजूद हैं, तो क्या वो स्टेटस को कोई इतनी अच्छी जगह है जिसको हम चाहते हैं कि मेंटेन किया जाए, जहां 55,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में हैं, लाखों केसेस हाई कोर्ट्स में और सेशन कोर्ट्स में हैं। पाकिस्तान के अवाम को जो निज़ाम इंसाफ है अदालतों का, उससे सख्त तरीन शिकायत हैं डिले की, बदनीयती की, पर्सनलाइजेशन की, अनड्यू फेवर्स की। तो ये कहना कि ये जो है कोई मौजूदा हालत भी कोई बड़ी अच्छी जगह है पाकिस्तान के अवाम के लिए जिसको बदलने की हुकूमत जबरदस्ती कोशिश कर रही है, ऐसा नहीं है। और ये जो अदलिया के अंदर से रिफॉर्म खुद आना चाहिए था, वो नहीं आया। हमें ये भी एक बड़ा स्टार्क फैक्ट है कि 1980 के जब सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाए गए, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई मीनिंगफुल अंदर से कोई रिफॉर्म नहीं आया। जो भी रिफॉर्म हुआ है वो बिलाखिर पार्लियामान ने किया। और एक दफा तो ये भी हमने देखा, मैं उसका ऐनी शाहिद हूं कि 2018 में की हुकूमत में जब बनी तो जो 18वीं आईनी तरमीम में जो फैसला किया गया कि पार्लियामान का ज्यादा इसमें रोल होगा जजेस की सिलेक्शन में, अदलिया ने उसकी जो है वो बाकायदा तौर पर मज़ामत की। और उस वक्त की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उनको प्रैक्टिकली फोर्स किया कि वो 19वीं आईनी तरमीम पास करें। और ये भी एक ऐसा एक अनफिनिश्ड एजेंडा है, उस वक्त से पेंडिंग है, चाहे वो मिसाक जमहूरियत के अंदर जो अदलिया के मुतल्लिक शिकें थी, और उस वक्त की जो कोशिश ये थी 18वीं तरमीम में कि पार्लियामान का रोल ज्यादा हो ताकि जजेस की जो सिलेक्शन है उसमें कम से कम शफाफियत आ सके, क्योंकि जजेस की सिलेक्शन के ऊपर भी बहुत ही मुहीब और गंभीर सवालात हैं। और हुकूमतों ने भी इस सारे प्रोसेस को अंडरमाइन किया है, और वहां जो मौजूद सीनियर तरीन जजेस हैं उन्होंने भी इस प्रोसेस को अपने मकसद के लिए अंडरमाइन किया। सही। तो लेकिन अशतर औसाफ ये कहते हैं, देखिए ये बात तो जाहिर है बिल्कुल बजा है कि लाखों के केसेस जो है वो पेंडिंग है, कुछ 13 लाख से जायद केसेस हैं जो पेंडिंग है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर 51,000 से ज़्यादा हैं। लेकिन ये बात भी सच है जो कि साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब ने कही कि जितनी वैकेंसीज इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर हों, तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर, उनको पुर कर देना, वो पुर करके आप इन केसेस को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। उन वैकेंसीज को ऐसे ही रहने दिया जा रहा है और एक आईनी तरमीम लाई जा रही है। तो इसलिए इससे हुकूमत की इस नीयत के ऊपर ज़रूर या सवालात उठते हैं। अगर नीयत पे शक नहीं है तो सवालात ज़रूर उठेंगे कि ये क्यों नहीं किया गया। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन कोई आखिरी दिन तो नहीं है पाकिस्तान में कानून साजी का। अगर इंशाल्लाह ये तरमीम कामयाब होती है और कामयाबी से पास होती है या नहीं भी होती,
लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा स्पेस है, चैलेंज है पार्लियामान के सामने कि वो ये जो ऐसा हिस्सा है पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी का जिसमें पूरे मुल्क के अवाम जो है वो तकलीफ में है अदालतों की वजह से। वो समझते हैं कि अदालतों से वो जाते जरूर हैं इस उम्मीद पे कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन वहां उन्हें आगे से अंधेरा मिल रहा है। तो लिहाजा अगर ये इस तरमीम से कता नजर एक बहुत बड़ा स्पेस है कि लोएस्ट से हाईएस्ट जुडिशरी की जो सिलेक्शन का तरीकाकार है और जो असल आई थिंक जहां अदलिया नाकाम हुई है पाकिस्तान की तारीख में, कि वो अपने आप को मॉनिटर करने में, अपने लोअर कोर्ट्स को मॉनिटर करने में, मसलन हाई कोर्ट का काम ये था कि वो सेशन कोर्ट्स को मॉनिटर करता, सेशन कोर्ट का काम ये था कि वो सिविल कोर्ट्स को मॉनिटर करता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम ये था कि वो चारों हाई कोर्ट्स को मॉनिटर करके इस बात का फैसला करते कि क्या वहां जो फैसले हो रहे हैं वो कानून और आइन के मुताबिक हो रहे हैं, किस किस्म की अपीलें आ रही हैं, किसी एक हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ ज्यादा अपीलें आ रही हैं। लेकिन वो जो इंटरनल प्रोसेस था अपने आप को दुरुस्त करने का, वो पाकिस्तान के 70 सालों में हमें अदलिया में नजर नहीं आया। उन्होंने भी जो है वो अपना अपना वक्त गुजारा है, सब लोग चले गए। इसीलिए फिर पार्लियामान को ही बिलाखिर पाकिस्तान के अवाम के बिहाफ पर जिनके हम नुमाइंदा हैं, उसी को ये एक्ट करना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान की अदलिया भी चाहे उनकी खुद मुख्तारी का एहतराम करते हुए, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को डिलीवरी करना शुरू करें। नहीं, मतलब पार्लियामान ये जरूर करेगी, आप समझ रहे हैं, अवाम की डिलीवरी हो जाएगी जब 770 सिर्फ पंजाब में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर वैकेंसीज खाली हों, हाई कोर्ट्स के अंदर 24 हों, इसी तरह पेशावर में 11 खाली हों, 111 खाली हों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। ये होता कि अगर कोई ऐसी कानून साजी होती या तरमीम होती कि जी इन वैकेंसीज को आप पुर करें फौरी तौर पर, ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो भी आप लोगों ने बनाना था या जो भी मैकेनिज्म इसको फास्ट करते तो डिस्पोज ऑफ होता है। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, अगर अपनी मर्जी की सिलेक्शन बोर्ड बना करके चीफ जस्टिस को चुनना ही आप समझते हैं कि तमाम पेंडिंग केस को बड़ी जल्दी डिस्पोज ऑफ कर देगा, तो आई मीन आई रियली डोंट सी दैट हैपनिंग। नहीं, देखिए आगाज तो अब इस पर हम राय फर्क हो सकती है कि अदलिया के रिफॉर्म का आगाज कहाँ से करना है, लेकिन जहां से सबसे ज्यादा सख्त मज़ामत देखी गई 19वीं तरमीम उसकी मिसाल है। तो वहां पार्लियामान को पहले एक्ट करना है, उसके बाद इसमें कुछ काम जो है वो सूबाई असेंबलियों का भी है कि वो भी इस मामले में स्टेप इन करें। सिर्फ सारा काम वफाकी पार्लियामेंट का नहीं है, लेकिन ये जो पूरा सब्जेक्ट है जुडिशल रिफॉर्म का, मुझे तो अगर इस लेजिस्लेशन से जो तवक्को है कि ये पूरा सब्जेक्ट अब खुलेगा पार्लियामान के एक्शन के लिए कि अब हमें कम से कम प्रोसीजर्स को बेहतर करने के लिए, शफाफ करने के लिए, मुख्तलिफ वो जो मुहावरा है कि जी अपने ही चेंबर के मुख्तलिफ वकला जो हैं उन्हीं को प्रमोट किया जाता है जब वो उनके अगर कोई एक रुकन जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच जाते हैं तो वो वहाँ और पूरी जो इनकी अपनी एक लॉबिंग है, तो ऑल इज नॉट वेल विद पाकिस्तान जुडिशरी और उस पर मुख्तलिफ किस्म के जो तरीक़ेकार हैं वो आज भी आजमाए जा रहे हैं। लेकिन अगर इस पे ना सिर्फ नेशनल असेंबली और बल्कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स भी एक्ट करते हैं तो ये एक लेजिस्लेशन, एक बेहतर आगाज भी हो सकता है मुल्क में जुडिशल रिफॉर्म का। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब पार्टिसिपेट के लिए। यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। हुकूमत कहती है कि आईनी तरमीम बेइंतहा ज़रूरी है और ये पब्लिक के इंटरेस्ट में है, लेकिन ये कैसी आईनी तरमीम है जिस पर अब सब बात कर रहे हैं कि पहले तो हुकूमत ये कहती थी कि किसी किस्म का कोई जुडिशल पैकेज नहीं आ रहा, फिर बाद में ये कहना शुरू किया कि हाँ उस पर काम हो रहा है, फिर ये कहना शुरू किया और राना सनाउल्लाह ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि नंबर पूरे नहीं, हम आईनी तरमीम कर नहीं सकते। उसके बाद फिर ये बातें आने लगी खुसूसन ख्वाजा आसिफ की जानिब से कि नंबर्स पूरे हैं और आज पूरा दिन यानी गुज़िश्ता रोज़ पहले ये मुमकिना आईनी तरमीम में पेश होना था जो कि ना हो सकी और फिर पार्लियामेंट के इजलास के अंदर हमने मुख्तलिफ किस्म की तकारीर सुनी जिसका सारा मकसद उस मुतनाज़ा ट्वीट पर था जो कि इमरान खान साहब ने की और उसके हवाले से तहकीकात का मुतालबा भी किया गया।
लेकिन आज ये कहा गया कि आज सुबह 11 बजे कौमी असम्बली का इजलास होगा, उससे कबल जो है खुसूसी काबीना का इजलास होगा। उन तमाम को मौखर करते करते अब ये वक्त आ गया, लेकिन अभी तक ताहाल वक्त आगे से आगे कर दिया गया है, जबकि तमाम तर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इत्तेहादी जमात MQM और जो दीगर लोग हैं वो तो मौजूद हैं इस्लामाबाद में, और पार्लियामेंट के लिए भी मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। लेकिन असली में अभी तक जो है वो मुसव्वदे का अगर जिक्र किया जाए तो बार बार यही बताया जाता है, जो ज़राए की इत्तलात हैं, कि दो किस्म के मुसव्वदे तैयार किए गए, एक बुनियादी और एक जो है वो भारी भरकम। अब अगर तमाम तर पार्टीज़ और खुसूसन मौलाना फजलुर रहमान वो राज़ी हो जाते हैं तो ये आइनी तरमीम पेश कर दी जाएगी जो बहुत ज़्यादा लोडेड वाली होगी, वरना बुनियादी तरमीम जो है फिर उसकी तरफ जाया जाएगा। बहरहाल क्या होता है ये तो अभी तक किसी को भी नहीं पता, लेकिन ओवरऑल जो ये सिचुएशन गवर्नमेंट की एक आइनी तरमीम लाने की रही है, क्या इसकी कोई मिसाल मिलती है, इस पर बात करते हैं अहमद बिलाल महबूब साहब से, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलडैट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अहमद बिलाल साहब, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो हम फॉलो करते हैं और हमारे मुल्क में होता है, ये जो कुछ पिछले चंद हफ्तों से हम देख रहे हैं और खुसूसन कल और आज जो आप देख रहे हैं, उससे क्या जाहिर होता है? बहुत शुक्रिया। इससे पहली बात तो ये जाहिर होती है कि एक सियासी अमल है जो बहरहाल जारी और सारी है, एक दूसरे को कन्विंस करने का अमल है, कोई कंसेंसस डेवलप करने का अमल है, कुछ चीज़ों पे कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने का अमल है, और ये परफेक्टली नॉर्मल है किसी भी सियासी जमहूरी अमल के अंदर। दूसरी बात यह है कि गुज़श्ता अब ये क़यास-आराई पे मबनी है, क्योंकि अभी तक मुजव्वज़ा आइनी तरमीम तो हमारे सामने नहीं आई, लेकिन जो उसके ख़द-ओ-ख़ाल मुख्तलिफ़ औक़ात में जिस पे बयान होता रहता है, उससे अंदाज़ा ये होता है कि बुनियादी तौर पे ये जो हुकूमत, पार्लिमान और अदलिया के दरमियान एक तवाज़ुन मौजूद है, उसके अंदर एक नया तवाज़ुन तलाश करने की कोशिश हो रही है। ग़ालिबन हुकूमत को अदलिया की तरफ से जो नई असर्शन जो वो अपने आप को असर्ट कर रही है अदलिया पिछले कुछ अरसे से, उसको बैलेंस करने के लिए कुछ आइनी तरमीम लाने की कोशिश हो रही है। बज़ाहिर इसका बुनियादी मकसद ये लगता है, लेकिन उसके साथ ज़ाहिर है कुछ और भी चीज़ें होंगी जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग होगी। फिर कुछ पार्टियां किसी और चीज़ के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस रखती हैं तो उनको मुतमईन करने के लिए वो भी शामिल हो जाएगा। तो फाइनल पैकेज जो होगा उसमें अगर वो आएगा तो वो तमाम पार्टियों के इत्तफाक राय की अक्कासी करेगा, जो हुकूमत में या हुकूमत के साथ जिनका इत्तफाक राय हो चुका होगा। ज़ाहिर है PTI तो उसमें शामिल नहीं होगी। ठीक, लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, आपने कहा कि बिल्कुल ये एक सियासी अमल है, उसकी अक्कास है और ये नॉर्मल है, इसी तरह से होता है, लेकिन सर कहाँ इतना मख्फी रखा जाता है कि आज जब रिपोर्टर ने पूछा भी नायब वज़ीर आज़म से यानी सेनेटर इसाक डार साहब से, तो उन्होंने कहा अभी तो काबीना को ही नहीं पता, तो मुझे क्या पता होगा कि आइनी मुसव्वदा क्या है। तो इससे तो ये जाहिर होता है कि जैसे वो खुद बता रहे हैं कि बतौर पार्लियामेंटेरियन और नायब वज़ीर आज़म उनको भी नहीं पता एक ऐसे मुसव्वदे के बारे में जिसके बारे में हुकूमत ये कहती है कि इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ये ज़रूरी था। देखिए, वो टेक्निकली सही कह रहे होंगे, क्योंकि अभी वो मुसव्वदा तो मुख्तलिफ मॉडिफिकेशन से गुजर रहा है मुख्तलिफ लोगों के साथ तबादला ख्याल के नतीजे में। लेटेस्ट अभी जो मैं सुन रहा हूँ JUI की बात है, लेकिन जहाँ तक मख्फी रखने का ताल्लुक है, मैं आपको याद दिलाऊं कि जब 18वीं तरमीम अंडर डिस्कशन थी और बहुत तवील अरसे तक के लिए वो अंडर डिस्कशन रही, गालिबन 1 साल से थोड़ा सा कम अरसे के लिए, तो उसकी बहुत सी मीटिंग्स हुई पार्लिमानी कमेटी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स रज़ा रब्बानी साहब की सरबराही में। तो उसमें बुनियादी तौर पे आप देखें कि एक भी चीज़ बाहर नहीं आई, इंतहाई राजदारी से काम लिया गया, और वो जो पार्टियों के नुमाइंदे उस कमेटी के अंदर थे, बाद में शिकायत की पार्टियों के नुमाइंदों ने पार्लियामेंट के अंदर कि हमारे नुमाइंदे वापस आके हमें नहीं बताते थे, क्योंकि उनसे राजदारी का हल्फ लिया गया था, और वो शायद पास भी इसलिए हो गई कि उसमें राजदारी थी। अगर वो राजदारी ना होती तो बाहर इतना शोर होता और इतना उसके बारे में बहस उलझ जाती कि फिर वो शायद पास ना हो सकता। मैं ज़ाती तौर पे इसके हक में हूँ कि इतनी राजदारी ठीक नहीं है।
पब्लिक के अंदर भी इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने मिसाल पूछी है तो 18वीं तरमीम एक बहुत क्लासिकल मिसाल है इसकी, जिसमें इंतहाई राजदारी से और कामयाबी से राजदारी का काम लिया गया था। सर लेकिन इसमें राजदार उस राजदारी में और इसमें थोड़ा फर्क है। उसमें जो कंसेंसस डेवलप किया जा रहा था वो उसकी राजदारी थी, पार्लियामेंट्री कमिटीज मिला करती थी, वैसे भी मिल रहे थे सियासी जमातें। यहाँ तो इशाइये हुए, यहाँ पर बस ये कहा गया कि अभी तक हमें हुकूमत ने ऑन बोर्ड नहीं लिया। पीपल्स पार्टी ये कहती रही, नैयर बुखारी साहब ने कहा कि अभी तो हमें पता ही नहीं है, और ये जुमे की बात है, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कहा हमें नहीं पता, हमें हुकूमत ने ऑन बोर्ड नहीं लिया, जब सामने कुछ आएगा तो हम अपनी पार्टी में पहले डिस्कस करेंगे। और पीपल्स पार्टी तो बार बार ये कहती है कि हम तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाते हैं, उसमें सबको ऑन बोर्ड लिया जाता है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ नजर आया। तो कुछ तो मुख्तलिफ हुआ है। नहीं, बिल्कुल मुख्तलिफ तो हुआ है, क्योंकि उसके लिए तो एक तवील मुद्दत पे अंडर डिस्कशन रहा वो 18वीं तरमीम, और वो थी भी बहुत बड़ी तरमीम जो हमारे आइन के तकरीबन 1/4 आर्टिकल्स को अफेक्ट कर रही थी। ये ज़रा मुख्तलिफ है, इसमें वक्त भी बड़ा मुख्तसर है। लेकिन अगर आप देखेंगे अब तो उस वक्त शायद इत्तफाक राय ना हुआ हो और कंसल्टेशन ना हुई हो, लेकिन अब तो कंसल्टेशन हो रही है, सबसे हो चुकी है। और वो पार्टियां जो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, सपोर्ट भी नहीं कर रही हैं, उनके साथ भी हो रही है। तो इत्तफाक राय जब तक नहीं होगा, जब तक कि पार्लियामेंट पे पेश भी नहीं होगी और पास भी नहीं होगी, तो इत्तफाक राय बहरहाल होगा, खा वो किसी तौर पे होगा, लेकिन उसके बगैर तो ये पास नहीं हो सकती। लेकिन अखफा रखने का एक अंदाज ये भी है कि लोग ये बताते हैं कि हमें तो अभी तक पता नहीं है, लेकिन पता सब कुछ है। आखिर आसिफ जरदारी साहब ने जो इशाइया दिया था पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी को, तो वो वैसे ही तो नहीं दिया था ना, वो अलग से कंसल्ट कर रहे थे अपनी पार्टी को, और शहबाज शरीफ साहब अलग से कर रहे थे अपनी पार्टी, पार्लिमानी पार्टी और इत्तेहादियों को। तो कंसल्टेशन किसी इस लेवल पे जारी थी और अभी भी जारी है, क्योंकि आफ्टर ऑल इन लोगों ने वोट देना है। सही। तो वोट के जरिए ही होगा, तो इत्तफाक राय नहीं होगा और किसी से कंसल्ट नहीं किया जाएगा, तो एक वोट भी उनको नाकाम बना सकता है। अहमद बिलाल महबूब साहब, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस है अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह हैं पिलडैट के। अब वोट के ऊपर मैं बाद में आऊंगी, क्योंकि अब कल एक वजाहती फैसला भी आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। लेकिन इससे कबल जो आपने तवाज़ुन का जिक्र किया अहमद बिलाल साहब, कि पार्लियामेंट और अदलिया में तवाज़ुन जो है उसको मजीद कुछ करने के लिए, यानी मजीद तवाज़ुन शायद चाहती है पार्लियामेंट। हाँ, तो आपको लगता है कि इस नए तवाज़ुन की ज़रूरत थी? डू यू फील दैट? देखिए, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत वो लोगों को है जो हुकूमत में है, जो इंतज़ामिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वो ये महसूस करते हैं। लेकिन इस बारे में तो कोई शक नहीं है कि आसिफ खोसा साहब जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने भी एक से ज़ायद मरतबा ये कहा कि एक वसीतर डायलॉग होना चाहिए, मकालमा होना चाहिए, जिसमें अदलिया भी शामिल हो, क्योंकि ये सारे इदारे एक दूसरे के काम में मदाखलत करते रहे। उन्होंने तस्लीम किया कि अदलिया भी इंतज़ामिया के मामलात में मदाखलत करती रही है, और इसी तरह से इंतज़ामिया भी बाज़-औक़ात अदलिया के काम में मदाखलत करती है, और बाज़-औक़ात अदलिया मुकन्ना या पार्लियामेंट के अदारा कार में मदाखलत करती है। तो ये मदाखलतें तो होती रही हैं। ज़रूरत का एहसास बहुत पुराना है। एक से ज़ायद मरतबा मुज़ाकरात की बात की गई, ग्रैंड डायलॉग की, वो इसलिए की गई। तो इसलिए ज़रूरत तो है। अब जो पैकेज आएगा उससे पता चलेगा उस ज़रूरत का एहसास और उसके नतीजे में फैसला क्या मतलूब है, उसके ऊपर फिर तबसरा होगा। लेकिन ये सही है कि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर इस्लाह की ज़रूरत है। सही है। आपसे कबल खुर्रम दस्तगीर साहब भी हमारे साथ थे, और आजा तारड़ साहब ने भी ये कहा कि क्योंकि बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक आइनी मुसव्वदा या आइनी तरमीम जो है वो लाई जाए और जुडिशल रिफॉर्म्स हों, क्योंकि जुडिशरी ने विद इन जो है, खुर्रम दस्तगीर साहब कहते हैं, उन्होंने रिफॉर्म्स नहीं किए जो कि एक्सपेक्टेड थे कि वो खुद करेंगे। लेकिन आप समझते हैं कि इससे लोगों की जो केसेस हैं जो पेंडिंग हैं और लाखों की तादाद में हैं, उससे कोई असर पड़ेगा? इसलिए क्योंकि वैकेंसीज तो मौजूद हैं, राइट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स टू हाई कोर्ट्स, जिसको पुर नहीं किया गया। लेकिन एक आईनी तरमीम ज़रूर लाने की बात हुई,
और उसमें एक सिलेक्शन के क्राइटेरिया का कहा जा रहा है कि वो अपनी तरीक़ेकार होगा। हाई कोर्ट के जजेस के जो तरीक़ाकार है फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, उसको भी कहा जा रहा है कि तरमीम की जाएगी। तो आपको लगता है कि जो पेंडिंग केसेस है उस पर असर पड़ेगा? बाजार तो ऐसे लगता है कि पेंडिंग केसेस पे असर उसी वक्त पड़ेगा जब आप जजों की तादाद को बढ़ाएंगे। और अभी हाल ही में आपने देखा कि चूंकि कोई कानून मौजूद नहीं है तो आइन सदर ममलकत को इख्तियार देता है कि वो हाई कोर्ट के जजों की तादाद को बढ़ा दें। तो उन्होंने हाई कोर्ट की जजों को, पेशावर हाई कोर्ट के जजों की तादाद को 20 से 30 कर दिया है, और ऐन मुमकिन है कि वो किसी वक्त दूसरे हाई कोर्ट के जजों की तादाद में भी इजाफा कर दें। लेकिन वो तो उसके लिए कानून साजी की ज़रूरत है, उसमें आइन में तरमीम की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जजों की तादाद को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए भी आइन में तरमीम की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से तादाद बढ़ाई जा सकती है। तो ये जहाँ तक पेंडिंग केसेस का मामला है उसमें तो मेरे ख्याल में ये रेलेवेंट इस हद तक है कि अगर जजों की तादाद बढ़ा दी जाए। सर वैकेंसीज पुर कर दे तो ऑलरेडी जजेस मौजूद होंगे ना फिर केसेस सुनने के लिए। वैकेंसी से ज्यादा मेरे ख्याल में जजों की तादाद चाहिए। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अभी हाल ही में, मैंने शायद पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि वास्मा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में बड़ी तफसील से उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जजों की तादाद बहुत ही कम है और वो मुकदमों के तादाद के हिसाब से उनकी तादाद को बढ़ना चाहिए। सही। ये लेकिन एक और तरीका जो वो अडॉप्ट करते हैं, सुनने में आ रहा है, वो ये है कि देखिए इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट बहुत से आईनी मामलात में उलझी रहती है और वो जो दूसरे मुकदमात हैं वो बहुत उससे मुतासिर होते हैं। तो अब ये भी एक तजवीज़ सुनने में आ रही है कि वो एक आईनी अदालत अलग से हो और दूसरी एक अदालत अलग से हो। तो वो अगर हो जाएगी तो शायद उससे भी पेंडेंसी ऑफ केसेस में कुछ बेहतरी हो जाएगी, लेकिन उस सूरत में भी जब भी होगा जब जजों की तादाद मजमूई तौर पे बढ़ जाएगी दोनों का टोटल। अच्छा, और सर लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन पर भी बहुत गहरी नज़र रखते हैं कि कल जो वजाहती बयान आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो इलेक्शन कमीशन अब क्या करे? क्योंकि अब अगर वोटिंग होती है, आईनी मुसव्वदा आ जाता है, आईनी तरमीम हो जाती है, तो हुकूमत किस तरह से नंबर्स पूरे करेगी? उसमें यकीनन उसको किसी और की भी ज़रूरत होगी। और कल के वजाहती बयान के बाद क्या इसकी कोई गुंजाइश बची है? देखिए, कल के वजाहती बयान के बाद एक बड़ा अहम आईनी सवाल पैदा हो गया है कि उसके ऊपर जो उन्होंने वजाहत दी है, क्या वो वजाहत आइन और कानून के मुताबिक जो फरीक सानी है यानी इलेक्शन कमीशन और हुकूमत, क्या उसे आइन के मुताबिक समझती है? और दूसरी बात यह है कि वो जो इन्होंने कानून साजी कर रखी है पार्लियामान ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के उस शॉर्ट ऑर्डर को तकरीबन उन्होंने न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है, तो उस कानून की क्या हैसियत है मेरे ख्याल में। लेकिन उससे ये अभी तक अभाम बाकी है जब तक ये तय नहीं होगा कि वो पास किए हुए कानून की क्या हैसियत है। अगर उसकी हैसियत ठीक है जो अभी तक है, क्योंकि उसको ओवरटर्न नहीं किया गया, तो फिर उस वक्त तक मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों के फैसले के ऊपर शायद अमल दरामद करने के बारे में रुकावट रहे। लेकिन एक बड़ी अजीब बात यह है कि वो जो वजाहत कल आई है उसमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरे वजाहती जो तहरीर है उसके अंदर सख्त नाराजगी का इजहार हो रहा है। यानी एक डिस्पैशनेट जिस तरह से फैसला होना चाहिए ऐसे फोरम्स पे, वो नहीं था, बल्कि बार बार इलेक्शन कमीशन की तकरीबन मजम्मत की गई और उसे कहा गया कि इसको कंसिक्वेंसेस का एहसास होना चाहिए कि फिर कंसिक्वेंसेस होंगे अगर वो अमल नहीं किया गया। तो उसका जवाब किसी हद तक मेरा ख्याल है कल इलेक्शन कमीशन के कुछ जराए से कुछ टेलीविजन पे खबरें चली हैं जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह का सलूक गैर मुनासिब है एक आईनी इदारे के साथ। तो उससे मुझे इंदिया मिला कि जैसे इलेक्शन कमीशन भी इसको फौरी तौर पर शायद अमल दरामद करने में कोई रुकावट हो और शायद वही सूरत हाल पैदा हो जाए जो इलेक्शन की एक
तारीख दी गई थी सुप्रीम कोर्ट और उसमें इलेक्शन नहीं हुए थे। तो यह भी देखने वाली बात है आइंदा क्या होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वैसे ही डांटा इलेक्शन कमीशन को जैसे स्कूल में टीचर बच्चों को डांटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, आपने वक्त दिया। यहाँ लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे मुजम्मिल सोहरवर्दी। उनसे पूछेंगे कि हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट जब थी तो फिर इस कदर ताखीर क्यों। वेलकम बैक। हमारे साथ है सीनियर तज्जिया निगार मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। इनसे पूछते हैं कि हुकूमत की जो ये दौड़ें लग रही हैं, इसका साफ मतलब ये है कि उनके पास क्या नंबर पूरे नहीं है। मुजम्मिल, देखिए, मौलाना फजलुर रहमान तो सब कहते थे 8 फरवरी को कि मौलाना फजलुर रहमान तो इलेक्शन हार गए हैं, उनकी सियासत खत्म हो गई है। लेकिन आज आप देखें, ये सियासत और जमहूरियत ऐसी चीज है कि आज सियासत का महवर मौलाना फजलुर रहमान है। तहरीक इंसाफ भी उनके घर के चक्कर लगा रही है और हुकूमत भी उनके घर के चक्कर लगा रही है। वो पाकिस्तान की जमहूरियत का वो वाइल्ड कार्ड बन गए हैं जो जिस तरफ जाएगा वो जीत जाएगा। तो मौलाना फजलुर रहमान के घर के चक्कर, तो उनकी सीटें कम हो सकती हैं लेकिन उन सीटों का वजन बहुत ज्यादा है। आप तादाद ना देखें, आप वजन देखें। उस वजन के जो नीचे हुक्मरान इत्तेहाद भी दबा हुआ है और पीटीआई भी दबी हुई है। तो वाइल्ड कार्ड है मौलाना फजलुर रहमान और वो हुकूमत के साथ जाते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ही तरमीम आ रही है। अगर मौलाना की अंडरस्टैंडिंग ना हो तो ये तरमीम आ ही नहीं सकती। तो इसका मतलब तो ये हुआ, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपनी एक पूरी विश लिस्ट है और उनकी तरफ से भी बहुत सारे मुतालबात हैं। अब वो क्या हैं, और कहा जा रहा था कि काफ़ी सारे मुतालबात हैं, जबकि ये भी खबरें थी पहले कि उनको ये ऑफ़र भी किया गया। आज तारिक फजल चौधरी साहब ने भी कहा कि बाद में मौलाना साहब को राज़ी करेंगे कि वो काबीना का भी हिस्सा बने, हुकूमत का भी हिस्सा बने। लेकिन क्या आप समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान वो वाइल्ड कार्ड हैं जिनकी आज हुकूमत सुन रही है? यानी वो बहुत सारी चीज़ों से आप जानते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी वो कह चुके हैं कि इस मुमकिना आइनी तरमीम में जो कहा जा रहा था कि जजेस की जो उम्र है वो बढ़ाने की, जो रिटायरमेंट एज है उसे बढ़ाया जाएगा, और वो उसके खिलाफ थे। वो ये चाहते हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस वक्त पर ही रिटायर हों। तो क्या वो उनकी सुनेंगे, आपको लगता है? जी, हुकूमत उम्र नहीं बढ़ाएगी। देखिए, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की आईनी तरमीम के हवाले से शराइत हैं वो पूरी की जाएंगी। हुकूमत इस पोजीशन में ही नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान की शराइत को ना माने। वो जो उन्होंने कहा उम्र ना बढ़ाई जाए, एक्सटेंशन ना दी जाए, वैसा ही किया जा रहा है। तरमीम में ऐसी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि मौलाना का वोट लेना है तो मौलाना का वोट मौलाना की शराइत पे मिलेगा, और मौलाना ने कहा है वो एक्सटेंशन के हक में नहीं, उम्र बढ़ाने के हक में नहीं। तो ये दोनों चीजें आईनी तरमीम में नहीं होगी। तो फिर जो इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक लगाती आई है मौजूदा हुकूमत पर कि ये पूरा पर्सन स्पेसिफिक लेकर आ रहे हैं, इनका मकसद ये है कि वो रिटेन करना चाहते हैं मौजूदा चीफ को, तो फिर इससे तो ये सारी बातें ज़ायल हो जाती हैं। जी, मौलाना कहेंगे कि मैंने तहरीक इंसाफ को कि मैंने आपका ये काम किया है, आपको काजी फायज ईसा से थे तो मैंने वो काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट को यकीनी बनाया है, मैंने तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा मैंने पूरा करवाया है। और वो कहेंगे कि ये मेरी फतह है कि मैंने एक्सटेंशन को नाकाम किया है, और मौलाना इसको अपनी फतह के तौर पे आगे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो मुजम्मिल मुझे अब ये बताइए, जो नंबर गेम है किसी भी आईनी तरमीम के लिए, हुकूमत के पास ये नंबर्स नहीं थे। वो बार बार ये कहती रही कि हमारे पास अभी नंबर्स पूरे नहीं हैं, जब पूरे होंगे तो सिर्फ मौलाना साहब के हाँ करने से, हुकूमत के हक में वोट देने से नंबर्स पूरे नहीं होते। उन्होंने फिर 2-3 और भी लेने हैं जो कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको वो इंडिपेंडेंट समझते हैं या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के समझते हैं। अब गुज़िश्ता रोज़ एक वजाहती फैसला भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आ चुका है। इस तनाजुर में अगर आप देखें तो फिर क्या डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगेगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो? मेरे ख्याल में उन लोगों ने बयाने, जिनके वोट लिए जा रहे हैं, उन्होंने बयाने हल्फी जमा नहीं कराए हुए। लेकिन तहरीक इंसाफ ये कहती है कि सिर्फ एक शख्स है जिसने बयान हल्फी जमा नहीं कराया इलेक्शन कमीशन में, बाकी सब ने कराए हुए हैं। वो कहेंगे हमारे दस्तखत जाली हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? हाँ जी, वो कहेंगे हमने नहीं दिए ये बयान हल्फी, हमारे दस्तखत नहीं। और ये कहा भी जा रहा है कि कुछ लोगों ने नहीं दिए, लेकिन डिफेक्शन क्लॉज को भी तो अमेंड किया जा रहा है। और डिफेक्शन क्लॉज को अगर अमेंड किया जाएगा तो ये बाद में हुकूमत के लिए, अभी तो वो हुकूमत में हैं ये जमातें,
बाद में अगर नहीं होती तो उनके लिए आपको नहीं लगता कि ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है? देखिए, डिफेक्शन क्लॉज को तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से अमेंड किया ना। जो ओरिजिनल डिफेक्शन क्लॉज थी उसमें तो सिर्फ ये है कि फाइनेंशियल बिल और नो कॉन्फिडेंस, इस पर आप पार्टी पॉलिसी को वायलेट नहीं कर सकते। ये बाद में तो मुनीब अख्तर साहब ने जो फैसला लिखा वो तो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जुमरे में आता है ना, कि वोट काउंट ही नहीं होगा। भी जब वोट काउंट नहीं होगा तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन क्यों होगी? और अगर वोट काउंट ही नहीं होगा तो फिर मेरा मतलब है वोटिंग कराने की जरूरत क्या है? हर पार्टी के पास जितने वोट हैं वो ऑटोमेटिकली काउंट कर लिए जाएं, लोगों की तो आपको जरूरत ही नहीं है। फिर आप जो बड़ी पार्टी हैं उनके लीडर आपस में बैठ के अपने अपने वोट पूरे करके कर लिया करें फैसले। अरकान की तो जरूरत ही खत्म हो गई सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की रोशनी में। तो मेरे ख्याल में उसको अमेंड करने की तो जरूरत है। दुनिया के हर जमहूरियत में अरकान को अपनी मर्जी के तहत वोट डालने की इजाजत है। पाकिस्तान में सिर्फ फिनांस बिल और अदम एतमाद के हवाले से ये शिक मौजूद थी कि हुकूमत ना बदल जाए, बाकी किसी वोट पे, किसी आईनी तरमीम पे अरकान अपनी मर्जी से वोट डाल सकते हैं। वो अपनी जगह मेरे ख्याल है उसको बहाल किया जाएगा, क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अमेंड किया था। अब पार्लियामान ने तो नहीं किया था। सही। अच्छा मुज़म्मिल, फिर आप मुझे ये बताइए कि जो इस वक्त तहरीक इंसाफ मुस्तकिल कहती आई है, और आज भी उन्होंने कहा, बैरिस्टर गौहर ने भी कहा कि एक तरह से एक कंट्रोल लिया जा रहा है जुडिशरी पर, और मौजूदा हुकूमत खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जुडिशरी के हवाले से बड़ी नाला नज़र आई पिछले चंद सालों में, और वो ये कहती रही कि इमरान खान की सहूलतकारी करती रही है जुडिशरी, और फिर जुडिशरी की डिवीज़न की भी बड़ी बातें हुई। अगर ये तरमीम आ जाती है तो क्या आप ये समझते हैं कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होगी फिर जुडिशरी उसके साथ होगी, क्योंकि सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी कहा जा रहा है कि इसमें फिर मौजूदा हुकूमत जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होगी उसके हाथ में होगा? देखें, ये आपका सोचने का तनाजुर है। मैं ये समझता हूं कि जुडिशरी ने खुद ही सीनियरिटी के प्रिंसिपल को रेडिक्यूल किया। पहले हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लाने में सीनियरिटी के असूल को रेडिक्यूल किया गया, और जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाया गया। इसका मतलब है सीनियरिटी कोई अहम नहीं। फिर अब लाहौर हाई कोर्ट में आपने तीसरे नंबर वाले को चीफ जस्टिस बना दिया और ऊपर वाले दो को आपने रिडंडेंट कर दिया। जब एक काम जुडिशरी खुद समझती है कि एक सीनियरिटी का असूल चीफ जस्टिस बनने के लिए जरूरी नहीं, और जुडिशरी खुद जुडिशल कमीशन जो है वो तीसरे नंबर वाले को बना सकता है, तो ये काम हुकूमत करेगी तो बड़ा गलत हो जाएगा। या तो आप कहें कि जुडिशरी ने आज तक सीनियरिटी के असूल को बहुत सैंक्टिटी दी है, मुकद्दस समझा है, और उसका आज तक तकद्दुस रखा गया है। आपकी नजर में सिलेक्ट फ्रॉम द बेस्ट यही तरीकाकार होना चाहिए है? बिल्कुल। जब अब जुडिशरी खुद ये काम करती है सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के लिए, हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए क्यों नहीं हो सकता? ओके। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से आते हैं। गुज़िश्ता रोज आपने देखा कि सहर कामरान साहिबा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं, उन्होंने एक करारदाद भी दाखिल कराई थी और कहा था कि जो मीसाक जमहूरियत हुआ था उस पर अमल करते हुए ये इनका क़याम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का ज़रूरी है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये भी कहा जा रहा है कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शायद अलहदा होंगे, कुछ ऐसा ही है क्या? अलहदा होंगे, वो एक अलग कोर्ट होगा 184, 185, 186 के लिए। वो जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में है वो अलग कोर्ट होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा। अभी देखें ना जी, सारा वक्त तो सुप्रीम कोर्ट आईनी मुकदमात सुनती रहती है। मेरे और आपका मुकदमा सुनने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम ही नहीं। 60,000 मुकदमे पेंडिंग है और जजों के पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि हर वक्त तो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस के बेंच बनते रहते हैं। तो यकीनन पाकिस्तान के आम आदमी को इंसाफ देने के लिए आपको अलग करना पड़ेगा, ताकि वो कुछ तवज्जो दें आम आदमी को इंसाफ देने के लिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल सोहरवर्दी। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।